Yes, sir, please continue. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir, completely. Okay. Thank you. Thank you, Hitesh ji. Good morning, everyone. मेरा नाम सतीश धनखड़ है और मैं लगभग 21 महीने पहले मिरिक से जुड़ा था। बहुत मजा आ रहा है आज, और जो कंपनी ने बोला है वो सारी चीजें हो रही हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं धोलेरा के बारे में। वाई धोलेरा? पहले धोलेरा को समझते हैं, उसके बाद फिर हम मिरिक, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसकी आज वेबिनार हो रही है, उसको समझेंगे। क्या हमारा प्रोडक्ट है। ये आप देख पा रहे हैं, एक खाली जगह दिख रही होगी सभी को। कितने लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जो नए लोग हैं वो शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे। और यहाँ पे कितने लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और ये दोनों ही पिक्चर एक ही जगह की हैं। एक 1990 की और 2020 की है। यह है शेख जायद रोड, दुबई, जो 30 साल पहले लगभग ऐसा था और आज ऐसा है। लेकिन यहाँ पे 2020 वाले में सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन सभी लोगों का बजट नहीं होगा। यस। तो जो 30 साल में हमने दुबई में देखा, जो लोग वहां पे नहीं कर पाए, आज अगर हम मौका मिले हमें ऐसी जगह पे, और गारंटी हो कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल होने वाला है, तो बहुत सारे लोग आज अपने पैसे को मल्टीपल करना चाहेंगे। आप करना चाहते हैं? यस। अमेरिका की सड़कें अच्छी नहीं है। अमेरिका अमीर है, इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। यूएस के प्रेसिडेंट हुए कैंडी, जॉन एफ कैंडी। अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ अमेरिका's रोड आर गुड। नेक्स्ट सर। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे गए होंगे। पाम जुमेरा, ये भी दुबई का एक सिटी है। इसकी खास बात यह है कि समुद्र किनारे से 5 किलोमीटर अंदर जाके इसको बसाया है। ये 1991 का प्रोजेक्ट था। शेख साहब ने प्लानिंग करा था कि समुद्र के अंदर हम शहर को बसाएंगे, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग बोलते थे कि शेख शेख साहब पगला गए हैं, समुद्र के अंदर कैसे शहर को बसाया जा सकता है। ये उस समय का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, जो लगभग $12 बिलियन का था, 91 से लेके 2008। उस समय की एक कंपनी थी हेलक्रो, यूके बेस्ड आर्किटेक्ट कंपनी थी, जिसने इसको डिजाइन किया, और जितना भी वुडन वर्क है वो इस कंपनी ने, हेलक्रो कंपनी ने किया, जो यूके बेस्ड थी। आज जैकब नाम की यूएस की एजेंसी है जिसने इसको टेक ओवर कर लिया है। उस समय का ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था। और जो आज का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है हम उस पर बात करने वाले हैं। इंडियाज मोस्ट विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2008 से 2024, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका शायद, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मिस्टर नितिन गडकरी, उनको सुना होगा आपने कि दिल्ली मुंबई हाईवे से हम आपको 12 14 15 घंटे में पहुंचा सकते हैं। हम उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये किस लिए बनाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको भी एकॉम मैनेजमेंट, यूएस की एजेंसी है, उसको मैनेज कर रही है। जो जैकॉब्स, जो पहले हेलक्रो के नाम से जानी जाती थी, वही इसका आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट दोनों यूएस की एजेंसीज हैं, वो इसके ऊपर काम कर रही है। ये हमारे यूपी के दादरी से स्टार्ट होके 6 राज्यों में जा रहा है, जेएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र तक। ये प्रोजेक्ट आया कब था? सेंटर में गवर्नमेंट थी यूपीए की,
किस किस सरकारों के बीच में ये प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर किसका है, इंडियन गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट का, दोनों की जो शेयर होल्डिंग है वो 50-50% की है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $90 बिलियन, जो लगभग 7.5-8 लाख करोड़ होती है। लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ये अभी तक का वर्ल्ड का। ये 6 राज्यों से होता हुआ जा रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये लगभग 1482 किलोमीटर का हाईवे है और इसका फर्स्ट फेज सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट ईयर फरवरी 2023 में ओपन कर चुकी है, हरियाणा के सोहना से लेके दौसा राजस्थान तक। लेकिन अभी कुछ लोग इस पे जा चुके हैं, जिन उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये सर इंदौर से भी आगे तक खुल चुका है, बहुत ही अच्छा हाईवे है। इसको लाने की प्लानिंग क्या थी, इसके पीछे मुद्दा क्या था, मकसद क्या था? 2008 में रिसेशन था वर्ल्ड वाइड, हम लोग सभी जानते हैं। हमारा जो जीडीपी रेट था वो भी 5% से नीचे लगभग 4.7% के करीब जा रहा था। मुद्दा ये था कि इसको 2 डिजिट में मीन्स 10% पे कैसे लेके आए, इसके लिए प्लानिंग थी। हितेश सर, आई एम ऑडिबल? दो मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो जीडीपी को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं? वो है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है प्रोडक्शन। सर ट्रांसपोर्टेशन पे बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के 4 मीडियम है, रोड, रेल, एयर एंड सी। प्रोडक्शन दूसरी चीज आती है। प्रोडक्शन जब कोई भी इंडस्ट्री जाती है तो सर या तो गुड्स के अंदर होती है, सर्विसेज के अंदर होती है। रोड कनेक्टिविटी, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो इसी का ये धोलेरा का ही पार्ट है, इसी के लिए इसको लेके आया गया था। जब भी कोई इंडस्ट्री जाती है तो उसको कनेक्टिविटी जरूरी है। ये 8 लेन एक्सप्रेस वे दादरी से शुरू होकर मुंबई तक जाएगा। सोहना से हरियाणा से जैसे मैंने पहले बताया, सोहना से लेके आपका दौसा राजस्थान तक ये ओपन हो चुका है। इससे भी आगे ये खुल चुका है, लगभग 80% इसका काम कंप्लीट हो चुका है। 4 लेन इसमें ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं जो डेडिकेटेड होंगे ईवी व्हीकल्स के लिए। ट्रॉमा सेंटर्स होंगे, हेलीपैड होंगे, बहुत जबरदस्त चीज है। हर 100 किलोमीटर के ऊपर रेस्ट रूम्स होंगे इसके ऊपर। दूसरा है कनेक्टिविटी रेल का। इसी के साथ जो डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों पैरेलल जा रहे हैं। ये भी हमारे यूपी के दादरी से स्टार्ट होकर जेएन पोर्ट महाराष्ट्र तक जाएगा। इसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो डबल डेकर उसमें जाएगा ये। एक तो इसका जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी। अभी तक जितने भी भारत में मालगाड़ी हैं उनकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम 750 मीटर तक है, और इसको डबल बनाया गया है 1500 मीटर प्लस डबल डेकर। मींस एक कंटेनर के ऊपर दो दूसरा कंटेनर, यानी कि कैपेसिटी को 4 टाइम्स ज्यादा कर दिया। स्पीड कितनी है कि आज आप यूपी के दादरी से अगर सामान लोड करते हैं, अगले दिन आप महाराष्ट्र पहुंचा सकते हैं कुछ घंटों में। जो पहले 5 से 7 दिन कम से कम लगता था, आज कुछ घंटों में 4 गुना सामान ज्यादा पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या करने वाला है, ये इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा। नेक्स्ट प्लीज। तीसरी कनेक्टिविटी आती है एयरपोर्ट की। अब एयरपोर्ट किसको दिया जाए, तो ये ऐसे राज्य को जिसका जीडीपी में योगदान हो। इंडिया की जो जीडीपी है उसका लगभग 8% हिस्सेदारी किस राज्य की है। कार्गो हैंडलिंग किसका ज्यादा है, लगभग 40% शेयर होल्डिंग है। 20% से ज्यादा टोटल एक्सपोर्ट है, और लगभग 21% इंडिया के फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गुजरात। गुजरात में भी कहाँ? धोलेरा, जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। और लॉजिस्टिक हब बन रहा है, तो लॉजिस्टिक एयरपोर्ट भी दिया गया। बल्कि डीएमआईसी और डीएफसी को मैं बताऊं आपको, दो एशिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट मिलते हैं। एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं, तो भारत के नंबर 1 वैसे ही हो जाते हैं। एक है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोनों ही इसको डीएमआईसी और डीएफसी को इंटरकनेक्ट करते हैं। जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यूपी गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, नोएडा के अंदर है, उसको हम 30 से 35 किलोमीटर पे
DIMSC एंड DFC से इंटरकनेक्ट करेंगे और धोलेरा को हम 60 से 70 किलोमीटर के ऊपर इंटरकनेक्ट कर देंगे। चौथी कनेक्टिविटी आती है सी पोर्ट। भावनगर एक शहर है, काफी पुराना सिटी है, सब लोग अवेयर होंगे उसी से। उसी के पास सर सी पोर्ट है, और जो सबसे दुनिया का सबसे सस्ता साधन होता है दुनिया से कनेक्टिविटी के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, वो वहीं पे बनाया जा रहा है। बट ये सारी चीजें कहाँ पे आ रही हैं? ये आ रही हैं धोलेरा, गुजरात। ये है सर धोलेरा ए न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड। प्लेटिनम सर एक टॉप रैंक होती है जो किसी भी सिटी को दी जाती है। फर्स्ट है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, देन प्लेटिनम। ये लिमिटेड सिटीज हैं जो दुनिया में जिन शहरों को ये मिला है। फर्स्ट है वॉशिंगटन DC, दूसरा है हांगकांग का एक छोटा सा सिटी है, उसको भी मिल चुका है, तीसरा ये धोलेरा को बनने से पहले मिल चुका है। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर धोलेरा को बनने से पहले कैसे मिला? तो इसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। धोलेरा की कनेक्टिविटी क्या है? अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वडोदरा से 130 किलोमीटर दूर, राजकोट 170 और भावनगर 65 किलोमीटर, यानी कि चारों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी है। समुद्र के किनारे पे लगता है, बे ऑफ खंबात है यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे। टोटल इसका जो एस आई आर क्या है? एक इंटरनेशनल लॉ है जो सबसे पहले चाइना ने संघाई को डेवलप किया था 80s में, तो वहां पे लगाया था स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। यदि हम आज भी गूगल करते हैं धोलेरा, तो SIR वर्ड कंप्यूटर अपने आप उठा लेता है। इसमें लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को लिया गया। 2015 में धोलेरा को तहसील तालुका बनाया जाता है, जिसमें 33 विलेजेस लिए गए। और इस एसआईआर एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो प्लानिंग थी 2008-9 में शुरुआत होती है इसकी, और ये बड़े लंबे टाइम के लिए प्लानिंग है, 30 साल का ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें गवर्नमेंट 6 टाउन प्लानिंग लेके आई है, TP1 से लेके TP6। इसको फेज वाइज हम लोग डेवलप करेगी गवर्नमेंट इसको। TP1 एंड 2 2026 153 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हम कवर करेंगे गवर्नमेंट। दूसरा TP3 एंड 4 2032 127 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 2042 TP5 एंड 6 142 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। अब जो आप डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्टिवेशन जोन बोलते हैं इसको। लगभग 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जैसे आप बिल्कुल लेमैन भाषा में आपको समझाऊं कि एक बिल्डर डेवलपर कोई भी सैंपल फ्लैट बनाता है कि हम इस तरह का अपार्टमेंट देंगे पूरी सोसाइटी के अंदर, उस तरह से गवर्नमेंट ने इस एरिया को लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को रेडी कर चुका है। गवर्नमेंट वहां पे काम क्या कर रही है? प्लग एंड प्ले पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। प्लग एंड प्ले पॉलिसी क्या है? कि जो इंडस्ट्रीज को बेसिक इंफ्रा चाहिए उसको हम रेडी करके दे रहे हैं। एजेंसीज आए, इंडस्ट्रीज आए, अपना सेटअप डालें और 1 से 1.5 साल 2 साल में मैक्सिमम प्रोडक्शन स्टार्ट करें, ताकि आज पॉपुलेशन में आज हम देखें तो दुनिया में नंबर 1 है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, प्लस जो हमारी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो। वो कैसे खत्म होगी? जब इंडस्ट्री जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो हमें जॉब भी मिलेंगे और प्रोडक्शन भी होगा, हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म होगी। नेक्स्ट प्लीज। SIR एक्ट 2009 में सेंटर में गवर्नमेंट थी यूपीए की, जैसे मैंने पीछे भी बताया था। 2008-9 का ये प्रोजेक्ट था और 30 साल के लिए प्लानिंग थी। GDP हमारी काफी नीचे जा रही थी, रिसेशन था। तो इस SIR एक्ट को 2009 में संसद में गवर्नमेंट लेके आती है और इसको एक एक्ट बनाती है। जैसे ही ग्राउंड जीरो पे गवर्नमेंट धोलेरा के अंदर वर्क स्टार्ट करती है, भारत में पहली बार धोलेरा में इस एक्ट को, SIR एक्ट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है धोलेरा के अंदर। वाई इन्वेस्ट इन धोलेरा SIR? कहीं हम धोलेरा जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट तो हमें देखना है ग्रोथ। ग्रोथ कहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पे आज डेवलपिंग स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे अभी इनिशियल स्टेज है। आज धोलेरा
जस्ट लाइक ए बेबी है, बेबी चलना सीख रहा है। धोलेरा दौड़ना कब शुरू करेगा? किसी भी इंडस्ट्रीज को सबसे पहले क्या चाहिए? कनेक्टिविटी। धोलेरा में 2026 के बाद सारी कनेक्टिविटीज मिल चुकी होंगी, एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट उड़ चुकी होगी, हाईवेज स्टार्ट हो चुके होंगे, रेलवे कनेक्टिविटी मिल चुकी होगी, सी पोर्ट ऑलरेडी वहां पे है। तो 2026 से धोलेरा उड़ना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। जैसे ही धोलेरा बढ़ना शुरू करेगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगा। एस्टिमेटेड ग्रोथ, हम बहुत सारे लोग हैं ये पूछते हैं कि भाई ये कितने साल का? सर मैं सभी को बताता हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म कितना? कम से कम हम 5 से 7 साल रुकें। अगर हम 10 साल रुकते हैं तो बहुत अच्छा है। हम बिल्कुल ये किसी को नहीं बेचते हैं बोल के कि भाई ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 2 साल का प्रोजेक्ट है, नहीं। ये एस्टिमेटेड है हमारा 10 साल में, 10 ईयर्स में 10 टाइम्स। क्यों हो सकता है ये बड़े? हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हम इसको ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम 10 साल बाद भी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि ये 10 टाइम्स बोला था और ये कितना हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर जितने भी बड़े सिटीज हैं जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ के जमीन की अगर रेट देखें तो बहुत ज्यादा है। आज धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है जो एशिया का लार्जेस्ट है, कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लगभग 1450 हेक्टेयर लैंड के अंदर बन रहा है। 2026 में पहली फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होगी और ये लगभग 80% कार्गो यहाँ से हैंडलिंग होगी। एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है एमआरओ इंडस्ट्री, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। अगर हम धोलेरा की बात करें, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है, चाहे पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, या कोई भी लड़ाकू जहाज है, अगर मेजर उसमें कोई फॉल्ट आती है तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए या तो हमें दुबई भेजना होता है या हम यूरोपियन कंट्रीज भेजते हैं, जो काफी लेंदी प्रोसेस भी होता है और कॉस्टली भी होता है। पहली बार भारत में एमआरओ इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है। एविएशन सेक्टर को अगर हम गूगल करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एयरबस और बोइंग जो हमारे एयरक्राफ्ट बनाती हैं, ये यहाँ पे आ चुकी हैं। टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर हो चुका है एमआरओ। अगर यहाँ की बात करें एविएशन सेक्टर के एमआरओ की, तो यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग सारी चीजें यहाँ पे होंगी। टाटा और एयरबस का ज्वाइंट वेंचर ऑलरेडी हो चुका है। अभी तक जितने भी हम एयरक्राफ्ट हैं, C295 जो हमारा लड़ाकू जहाज है जिसको इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, वो भी हम अभी तक स्पेन या फ्रांस से हम इसको इंपोर्ट करते थे और HAL के थ्रू असेंबलिंग करके इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को हम देते थे, जो पहली बार भारत में धोलेरा के अंदर आ रहा है टाटा के साथ में। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ा जो कोस्टल सी पोर्ट है, सबसे, जैसे मैंने बताया, सबसे सस्ता साधन होता है ये पिपावाव भावनगर के पास ही है। और इसी को मॉडिफाई करके बड़ा धोलेरा इंटरनेशनल सी पोर्ट बनाएंगे जहां से पूरा उसके लिए कार्गो हैंडलिंग होगी हमारी। एशिया का लार्जेस्ट 4400 मेगावाट, ये कितना बड़ा है? जितना बिहार जैसे राज्य की कंजप्शन होती है इतना एक सिटी को चाहिए। अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग आज नए यहाँ पे मीटिंग में हैं कि अगर किसी राज्य के बराबर बिजली किसी एक आने वाले शहर को चाहिए होगी तो कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब वहां पे बनने जा रहा है। बड़े बड़े प्लेयर हैं इसमें, सब टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, बहुत सारी और छोटी मोटी और कंपनीज हैं जो मैंने बड़े प्लेयर आपको बताए हैं। टाटा को 1000 मेगावाट मिला है, जिसमें से टाटा 300 मेगावाट ऑलरेडी लगा चुका है, इंस्टॉलेशन वहां पे कर चुका है। और टोरेंट पावर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो गुजरात गवर्नमेंट को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। अभी इसके साथ एक चीज और मैं हितेश सर बताना चाहूंगा यहाँ पे, टाटा जितना भी सोलर पैनल्स बनाती है वो अभी तक चाइना से इंपोर्ट करते थे। टाटा ने बोला कि हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इन्हीं की एक सिस्टर कंसर्न है रेन्यू पावर, जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। उसने अपना 100 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट लगाया 2000 करोड़ का। और टाटा की रिक्वेस्ट पे इन्होंने लगभग 6 महीने पहले एक यूनिट को स्टार्ट कर दिया, फरवरी के 4th वीक में, जो सोलर पैनल्स बना के दे रही है। 2027 तक ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी। पहली कंपनी है धोलेरा SIR के अंदर जिसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जो टाटा को सोलर पैनल्स बना के दे रही है।
इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, गुरु एनर्जी जैसे, वो भी आ रही है इसी फील्ड के अंदर। इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहा है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ये किस तरह से यहाँ पे मैनेज होंगी। पूरा जो सिटी है वो वायरलेस फ्री सिटी है, डिगिंग फ्री रोड्स हैं, पूरा हाईटेक सेंसर्स लगे होंगे। कोई भी फॉल्ट अगर होता है टनल्स के नीचे तो हाईटेक सेंसर्स लगे होंगे, वो उसको इंटीमेट करेंगे कोई भी फॉल्ट होने के ऊपर। अब यहाँ पे बड़े बड़े जो प्लेयर हैं कौन कौन आ रहे हैं, टाटा। टाटा मेरे ख्याल से 6 सेक्टर्स को कवर कर रहा है अभी तक। सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर प्लांट है टाटा ने, वाइब्रेंट गुजरात होता है, इस साल 10th वाइब्रेंट गुजरात हुआ था 10 जनवरी 2024 से लेके 12 जनवरी 2024 तक। वहां पे टाटा ने डिक्लेयर किया था कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ धोलेरा के अंदर एसआईआर के अंदर वहां पे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि आप कितनी देर में ये प्लानिंग को कर सकते हैं। टाटा कहता है कि सर जिस दिन आप हमें एनओसी अप्रूवल्स देंगे उसके विद इन 100 डेज, मीन्स 3 साढ़े 3 महीने में हम वहाँ पे काम स्टार्ट कर देंगे और दिसंबर 2026 तक हम आपको प्रोडक्ट भी दे देंगे। और 29 फरवरी को गवर्नमेंट इसको टाटा एंड पीएसएमसी, पावर चिप कंपनी है माइक्रो इसकी ताइवान की, जो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और टाटा और पीएसएमसी का जॉइंट वेंचर होता है। 91,000 करोड़ का एमओयू साइन होता है। 13 मार्च 2024 को मोदी साहब इसका स्टोन रखते हैं धोलेरा एसआईआर के अंदर। ये जिसमें लगभग 50,000 वेफर्स बनाएंगे, 300 करोड़ चिप्स, बहुत ज्यादा। 8 सेक्टर को ये लगभग कवर करेंगे, जिसमें डायरेक्ट जो जॉब्स मिल रही है 26,000 और 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स मिल रही हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। टाटा और पीएसएमसी का स्टोन नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ कि ये युग परिवर्तन की आधारशिला है। युग परिवर्तन आधारशिला क्यों? ताइवान एक छोटा सा मुल्क है जो 60% सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। 40% के अंदर जर्मनी, जापान, चाइना, यूएस है। हम कहीं भी नहीं है। हम फर्स्ट टाइम इंडिया में ये चीज आ रही है। और आपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनको भी कई जगह सुना होगा, कई स्टेज पे सुना होगा कि 2047 में क्या बोल रहे हैं वो, कि हम डेवलप कंट्री होंगे। मैं कहता हूँ सर ये अकेला प्रोडक्ट है जो हमें वहां तक लेके जाने वाला है, सेमीकंडक्टर प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों पैरेलल चीजें हैं। गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है कि अगले 5 से 10 साल में जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर वो खत्म हो, और 10 से 15 साल के अंदर हम ये दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू करें। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यही प्रोडक्ट हमें वहां तक लेके जाने वाला है कि हम डेवलप कंट्री होंगे। आने वाला 20-25 साल बाद जो भी एआई और सेमीकंडक्टर के ऊपर अपनी पकड़ बनाएगा वही दुनिया पे राज कर रहा होगा। तो ये दिन दूर नहीं है, आज शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा वेदांता वहां पे जगह फाइनल कर चुका है। और इसके लिए पहले एक फर्स्ट कंपनी थी फॉक्सकॉन, उसका अभी ब्रेकअप हो गया है, उसकी बातचीत चल रही है। हो सकता है मे बी वो कर्नाटक में जाए, लेकिन इंडिया में आज आने के लिए तैयार है। वेदांता भी मैंने पढ़ा था जापान की किसी कंपनी के साथ में उनका टाई अप होने वाला है, और लेकिन वो अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं करा है उन्होंने। टाटा ये वेदांता वहाँ पे लैंड ले चुका है। ग्रू एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, डील इनकी भी हो रही है। ये भी सोलर सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, सोलर पावर एनर्जी के अंदर। C-295 जो एयर डिफेंस सिस्टम इसका वो है, ये एक्चुअली मालवाहक जहाज है जिसको इंडियन एयरफोर्स हमारी ज़्यादा यूज करती है। एयरबस इसको बनाती है, एयरक्राफ्ट है ये। और वहाँ पे जो एविएशन सेक्टर का पूरा एमआरओ सिस्टम लेके आ रहे हैं। एक चीज और मुझे पता तो लगी थी सर कि जो एमआरओ इंडस्ट्री है उसमें ऑपरेशंस के लिए हमें रनवे चाहिए होंगे। लॉजिस्टिक हब होने की वजह से वहाँ के जो रनवे हैं वो काफी बिजी रहेंगे, तो इसलिए 17% हिस्सेदारी जो है ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मिल चुकी है। तो लगभग 3 महीने पहले मैं नोएडा ऑफिस के अंदर प्लान कर रहा था किसी को, तो वो बंदे मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा सर आप हंस क्यों रहे हैं, तो उन्होंने बोला सर आई एम फ्रॉम एविएशन सेक्टर, और जो आप एमआरओ की ये बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट पे, इस पे काम स्टार्ट कर चुका है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, आपने अपडेट किया मुझे, अदरवाइज मुझे यही पता था कि इसको 17% हिस्सेदारी मिली है। नेक्स्ट सर।
300 मेगावाट, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, टाटा लगा चुके हैं, और टोरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो वहाँ पे सप्लाई कर रही है। और ये रिन्यू एनर्जी आप देख रहे होंगे, जो लोग वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, रिन्यू पावर एक 100 एकड़ के अंदर अपना प्रोजेक्ट लगा चुकी है, और इसका एक यूनिट स्टार्ट हो चुका है फरवरी के 4th वीक में। ये लगभग 2027 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी। ये जो होटल है सर, ये 5 स्टार होटल चेन है जापान का। जो फर्स्ट 5 स्टार होटल बनाने का टेंडर मिला है वो भी एजीयू जापान की कंपनी है, इसको मिला है, और बहुत जल्दी यहाँ पे अपने काम स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप देख रहे हैं जिन्होंने अपना लैंड वहाँ पे फाइनल कर चुके हैं। रिन्यू पावर बीच में आप देख रहे होंगे, ये पहली कंपनी है जिसने धोलेरा एसआईआर के अंदर अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर चुका है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो रिन्यू पावर वहाँ पे अपना पहली कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। टाटा एंड एयरबस, वेदांता ग्रुप बताया, एल&टी, टोरेंट पावर, एल&टी जो आपका बेसिक इंफ्रा को वहाँ पे देख रही है, और बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारी आने वाली हैं। लाइफ स्टाइल कैसी होगी धोलेरा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के अंदर? धोलेरा जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है सर, नॉन पॉल्यूटिंग एरिया है। ग्रीन, जैसा कि ग्रीन फील्ड क्या होता है सर, जिसको जीरो से डिजाइन कर रहे हैं, आप बड़े लंबे टाइम के लिए चीजों को प्लान कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या चीजें कैसे होंगी और कैसे हम इनको आने वाले टाइम में मैनेज करेंगे। ये 30 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन एक शहर को जो बचाया जा रहा है, पूरा हाईटेक सिक्योर सिटी, कहीं तारों का झंझट नहीं होगा। 1 मिनट सर पीछे लेके जाएंगे, बैक। लाइफ स्टाइल वहां से आज हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे सिटीज हैं, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, या और भी बहुत सारे सिटीज हैं। तो हम कहते हैं उससे भी आगे की चीज ये बनने जा रही है, क्योंकि इसके साथ जापान भी जुड़ा हुआ है, जापान का भी पैसा लगा हुआ है, और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। तो लाइफ स्टाइल कैसी होगी वो आज, जैसे हम दुबई या बड़े शहरों को, दुनिया के देशों को कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा है वैसा है, भारत में ऐसा नहीं है, तो ये धोलेरा इन बनने जा रहा है वैसा ही, या उनसे भी आगे की चीज। नेक्स्ट प्लीज। ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। सर कोई भी जब इंडस्ट्रीज आती है तो उसको NOC अप्रूवल्स लेने होते हैं। लाइक मैं अभी गाजियाबाद में बैठा हुआ हूँ, नोएडा या गाजियाबाद में अगर किसी इंडस्ट्रीज को लगाना हो तो यहाँ पे कानपुर और लखनऊ से बहुत सारे NOC अप्रूवल्स लेने होते हैं, जो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। कंपनी सालों लग जाते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाती है। तो इसको सबसे पहले वहां पे बिल्डिंग को 2018 में ही तैयार किया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस। इसका नाम ABCD है, लेकिन काम A to Z है, सब कुछ यहीं से होगा। कमांड एंड कंट्रोल पूरे सिटी पे, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी एजेंसीज हैं, पूरा कमांड एंड कंट्रोल इस बिल्डिंग के हाथ में होगा। ये जब आप धोलेरा विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, यही पूरा वो करेगी। ये है GTC। कोई भी शहर होता है सर, एक उसकी आइकॉनिक बिल्डिंग होती है। तो ये गुजरात ट्रेड सेंटर है, जिसके जो 3 कनेक्टिविटी इसके अंदर से रहेंगी। हेलीपैड भी यहाँ पे होगा, रोड भी यहाँ से निकलेगी, और रेल भी यहाँ से जाएगी। तीनों कनेक्टिविटी इस शहर के अंदर होगी। ये एक आइकॉन बिल्डिंग होगी धोलेरा की, जिसको नाम दिया गया है GTC, गुजरात ट्रेड सेंटर। 10 लेन एक्सप्रेस वे धोलेरा से अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, लगभग 110 किलोमीटर दूर है। तो हाईली डेंसिटी वाला शहर है। उससे कनेक्टिविटी आज लगभग इसको, जो पुराना हाईवे है उस पे 110 किलोमीटर को कवर करने के लिए लगभग 2 सवा 2 घंटे का टाइम लगता है, 110 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए। और ये 10 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इसको 25 मार्च 25 के अंदर लगभग कंप्लीट होएगा। 75-80% करीब इसमें काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। गवर्नमेंट इसको हैंड ओवर कर देगी। और फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट इसको ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे अभी बना रही है, बीच में इसके मेट्रो रेल जाएगी जैसे रिक्वायरमेंट आती है। सेकंड फेज की